नमस्ते, डॉक्टर ज्योति सैनी हूँ मैं। पीडियाट्रिशियन हूँ, नवजात शिशु और छोटे बच्चों की डॉक्टर। आज का हमारा विषय है कि न्यूबॉर्न केयर के लिए हमें बहुत सारे मिथ रहते हैं कि जो चले आ रहे हैं, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि छोटे बच्चे के साथ ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है। लेकिन उसमें से कई सारी चीज़ें बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, बच्चे को इन्फेक्शन करा सकती है और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस और नुकसान करा सकती है, जिसके कारण बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करने की भी नौबत आ जाती है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न केयर के लिए। हाँ, सबसे पहला मिथ है कि ऐसा कहा जाता है कि लेटिंग द बेबी क्राई इज़ गुड फॉर देयर वॉइस, कि बच्चा रोता है तो अच्छी बात है, थोड़ी देर तक उसको रोने देना चाहिए। बट ये बिल्कुल गलत है। द फैक्ट इज दैट बच्चा क्योंकि उस टाइम पे बोल नहीं सकता, उसके पास एक ही इंडिकेशन, एक ही तरीका है अपनी कोई भी प्रॉब्लम को कन्वे करने का, दैट इज क्राइम। तो अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हमें सबसे पहले वो कॉज फाइंड आउट करना है कि बच्चे के रोने का कारण क्या है। बच्चे का डायपर गीला है, बच्चा ठंडा हो रहा है, बच्चे को भूख लगी है, या उसे सिर्फ मदर का या किसी भी अपने फैमिली मेंबर का टच चाहिए। तो या गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, जो भी है, बच्चा जैसे भी है, क्राई करके ही वो चीज़ें हमें कन्वे कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे को रोने देना चाहिए, उसकी चेस्ट के लिए अच्छा है या उसकी वॉइस के लिए अच्छा है। तो ये एक मिथ है जिसको मैं करेक्ट करना चाहूँगी न्यूबॉर्न की बेटर केयर के लिए। फिर एक चीज़ हम सुनते हैं या हम देखते हैं अपने आस-पास भी कि छोटा बच्चा पैदा होता है और बहुत सारा उसे हम काजल, टीका, उसे पूरा कवर कर देते हैं, किसी की नज़र ना लगे। ये भी एक मिथ है और अब माना जाता है कि काजल लगाने से बच्चों की जो है आँखें बड़ी होती है, लेकिन ये एक मिथ ही है। रियलिटी ये है कि अगर हम बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चे को जिसकी इतनी सेंसिटिव स्किन है, आईज़ इतनी सेंसिटिव है, अगर हम काजल अप्लाई करेंगे तो उसकी आईज़ में इन्फेक्शन हो सकता है और बड़े होने आईज़ वैसे बड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये भी एक मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहूँगी। फिर तीसरी चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत कॉमनली यूज़ होती है कि थोड़ी भी अगर सर्दी-खाँसी होती है बच्चे को, कान में दर्द होता है या मदर को ऐसा लगता है कि कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, बच्चे के नाक में भी, बच्चे के कान में भी, जो कि सरासर गलत है। ऑयल जो होता है वो नोज़ में या ईयर में अगर हम डालते हैं, तो वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और ईज़िली नहीं निकलता, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और एक ये साधन बनता है बच्चे के इन्फेक्शन कराने का। चाहे नाक में डालें या कान में डालें, उससे बच्चे को नुकसान ही होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इन्फेक्शन और बढ़ेगा और अल्टीमेटली बच्चे को दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि बच्चे के कान में या नाक में ऑयल डाल देना चाहिए। फिर चौथी चीज़ है, बहुत कॉमनली प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ कि बच्चे को जन्म घुट्टी दी जाती है। बच्चा पैदा होता है, घर का कोई भी बड़ा इंसान कुछ ना कुछ उसको एज़ अ जन्म घुट्टी देना चाहता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं फैमिली बेसिस पे, ट्रेडिशनल बेसिस पे, लेकिन ये भी एक गलत चीज़ है। बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चा है, 6 महीने के पहले सिर्फ़ माँ का दूध ही उसकी सेहत के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो बच्चे की गट है, वो माँ के दूध के अलावा किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। 6 महीने के बाद हम ऊपर का दूध, पानी, खाना सब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के पहले सिर्फ़ दूध ही पिलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। अगर हम कुछ देते हैं, तो हम बच्चे को इन्फेक्शन प्रोन बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं और बच्चे की गट इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो कोई भी एक्सटर्नल चीज़ कर पाए। फिर एक चीज़ और है जो हम देखते हैं, गर्मियों में बच्चे को, हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बच्चे को भी हमें थोड़ा पानी पिला ही देना चाहिए। जबकि ये सरासर गलत है, बच्चे को किसी भी तरीके से 6 महीने के पहले दूध के अलावा कुछ भी, पानी भी नहीं अ, देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हम दूध पिला रहे हैं बच्चे को, जो माँ का दूध बच्चा पी रहा है, उसमें 70 से 80% पानी होता है। तो उस दूध के साथ बच्चे की प्यास भी बुझ जाती है। तो अलग से हमें किसी भी तरह से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी बॉडी को जितना भी रिक्वायर्ड पानी है, वो उसको दूध के साधन से मिलता है। तो 6 महीने के पहले बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद
हाँ, हम आजकल की जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे के वेट गेन के लिए ब्रेस्ट मिल्क के अलावा फ़ॉर्मूला मिल्क देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे का वेट गेन उससे ज़रूरी होगा। बट ये भी एक मिथ है, रियलिटी ये है कि माँ का दूध, उसमें जितने फैट्स, जितने प्रोटीन, जितना न्यूट्रिशनल कंटेंट है, वो उस बेबी के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। ना कम ना ज़्यादा। फ़ॉर्मूला मिल्क बनाया जाता है माँ के दूध के कंपैरेबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ॉर्मूला मिल्क अगर आप देंगे तो उससे वेट गेन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मदर्स मिल्क। मदर मिल्क है जो एक कंप्लीट पोषण है, जो नेचुरली भगवान ने दिया है वरदान के रूप में बच्चों के लिए, जिसमें ना कोई कंटामिनेशन है, अम, ना कोई एडिशनल हमें कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। वो सफिशिएंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। 6 मंथ के बाद आप कुछ भी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये एक मिथ ही है कि फॉर्मूला फीडिंग अगर हम देंगे तो बच्चे का वेट गेन जल्दी होगा। इनफैक्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फेड जो बेबीज होते हैं उनका वेट उनकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रहता है और अच्छे से बढ़ता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ है कि बेबी नीड्स टू पूप एवरी डे, मतलब बच्चे को रोज़, जैसे बहुत सारी माएँ हमारे पास आती है कंप्लेन करती हुई कि बच्चे ने आज दिन भर से पॉटी नहीं किया, बच्चे ने 2 दिन से पॉटी नहीं किया, या फिर कभी माएँ आती हैं कि बच्चे ने 10 बार पॉटी कर दिया। तो ये भी एक मिथ है, जो नॉर्मल एक न्यूबॉर्न पैदा हुआ है, उसका ये ट्रांजिशन पीरियड है। अभी सिर्फ़ मिल्क ले रहा है, 6 महीने के बाद खाना स्टार्ट करेगा। तो इन महीनों में जो बच्चे की गट है वो धीरे-धीरे मैच्योर होना स्टार्ट होती है, और ये जो इर्रेगुलैरिटी है उसके मोशन में, ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हो सकता है कभी आपका बच्चा सिर्फ़ एक ही बार मोशन पास करे, या कभी हो सकता है कि पूरे दिन भर में 10 बार भी पास करे। लेकिन उसके साथ-साथ हमें सिर्फ़ बच्चे के लिए डेंजर साइन्स ऑब्ज़र्व करने हैं। जैसे कि अगर बच्चा अच्छे से फ़ीड कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिन पास कर रहा है। पूरे दिन में अगर बच्चा 6 टू 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, एक्टिवली खेल रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, अच्छे से स्लीप ले रहा है फीडिंग के बाद, तो ये गुड साइन्स है। इसके अलावा मोशन का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो उतनी मैटर नहीं करती, या उतनी सिग्निफिकेंटली बच्चे को अफ़ेक्ट नहीं करती अगर ये सारी चीज़ें बच्चा कर रहा है। अगर बच्चा साथ में, डेंजर साइन्स क्या हैं कि अगर बच्चा साथ में, बच्चे को फ़ीवर आ रहा है, उसका एब्डोमेन जो पेट है वो टाइट लग रहा है मदर को, या एक्सेसिव क्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है, 3 घंटे से रोए जा रहा है, या फिर उसके स्टूल में, मतलब उसके मोशन में ब्लड भी निकल रहा है, ठीक है? या म्यूकस भी निकल रहा है, या फिर मोशन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसके कारण बच्चे में पानी की कमी होने लगी है, या बच्चा फ़ीड अच्छे से नहीं कर पा रहा है, बहुत सुस्त हो गया है, सो नहीं पा रहा है, तो ये सारे होते हैं डेंजर साइन्स जो हमें मदर को बताने होते हैं। हम बताते हैं हर मदर को जो भी डिलीवर होती है। तो जो मोशन की इनफ्रीक्वेंट जो हैबिट्स रहती है बच्चे की, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है, और इसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बच्चे के बाकी साइन्स एकदम नॉर्मल हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, फीड कराने के बाद बच्चे को एज़ इट इज़ लिटा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे ने अगर फीड किया है, तो उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको हम कंधे पे लेके 15 से 20 मिनट तक इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ उसकी पीठ को सहलाते हुए हम उसे डकार दिलवाएँ। 15 से 20 मिनट मिनिमम करना ज़रूरी है। अच्छा, इस ड्यूरेशन में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चे ने डकार ले लिया है या आवाज़ आ गई है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 5 मिनट में भी बच्चा डकार ले लेता है, तो भी हमें 15 से 20 मिनट तक बच्चे को कंधे पे लगा के रखना है, और ये हर फीड के बाद करना है। आफ्टर एवरी फीड, बर्पिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी फीड, क्योंकि अगर आप बच्चे को सिर्फ़ दूध पिला के बिना डकार दिलवाए लिटा देते हैं, तो बच्चा जो मिल्क उसने पिया है वो रिगर्जिटेट करने के चांसेस रहते हैं, मतलब बाहर निकालने के चांसेस रहते हैं, उल्टी करने के चांसेस रहते हैं। अब क्या होगा, एक तो बच्चे का वो मिल्क एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसके वेट गेन में प्रॉब्लम आएगी। फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो बच्चे ने वॉमिट किया है, वो वापस से
उसकी सांस की नली में जा सकता है, और ये बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है वॉमिटिंग का न्यूबॉर्न बच्चों में, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस जो है इतने डेवलप नहीं होते। तो अगर सांस की नली में बच्चे का दूध चला गया है, तो वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा, बच्चे को निमोनिया हो जाएगा और तुरंत हमें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है बर्पिंग नहीं कराने का। तो आप चाहे दिन में बच्चे को फीड करा रहे हैं या रात में फीड करा रहे हैं, बर्पिंग फॉर 15 टू 20 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं हमारे आखिरी मिथ जो हमने रखा है 10th, पुटिंग ऑयल इन अम्बलाइकस इज गुड फॉर बेबी। बहुत सारी जगह पे कॉर्ड केयर को बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किया जाता है। जैसे हम गाँव में देखते हैं, रूरल एरियाज़ में देखते हैं, उनके ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं कि बच्चे की अम्बलाइकल कॉर्ड में ऑयल डाल देते हैं मसाज के टाइम पे, या फिर बहुत सारी जगह तो हमने देखा है कि कुछ एशेज़ या राख जैसी चीज़ें डाल देते हैं। काउडंग की प्रैक्टिस भी बहुत सारी रूरल प्लेसेस में फॉलो की जाती है। तो ये एकदम सरासर गलत प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। अम्बलाइकस जो होता है बच्चे का, वो उस टाइम पे भी न्यूबॉर्न पीरियड में भी ओपन रहता है। तो उससे अगर हम कुछ भी हम उसमें डाल रहे हैं बाहर से, तो वो सीधा बच्चे के अंदर जाके इन्फेक्शन कराता है। इससे ये इन्फेक्शन पूरे खून में फैल सकता है, दिमाग तक पहुँच सकता है, झटके आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सेप्सिस हो जाती है ब्लड में। तो अम्बलाइकल जो है, इसका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसे हमें क्लीन रखना है। बच्चे को जब नहलाते हैं या स्पंज बाथ करते हैं, तो बस क्लीन करना है और ड्राई रखना है। उसमें हमें कहीं भी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल जैसा कि मैंने बोला कि आप नाक में या कान में भी डालेंगे बच्चे के, तो वो इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो अम्बलाइकस में भी अगर डालते हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन का गुड सोर्स है, जिसके कारण बच्चे को पस आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, अंदर तक इन्फेक्शन पहुँच जाएगा, एब्सेस बन सकता है, जिसके कारण बाकी अगर एब्सेस बन गया, तो फिर बच्चे का इंसिजन ड्रेनेज करना पड़ता है, माने कि उसमें चीरा लगा के फिर पस बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो हमारी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ जो हम इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, ये बच्चे के लिए इतनी हानिकारक हो सकती है, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो हम ये अगर छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ जो हैं, इनको अवॉइड करेंगे, सही तरह से न्यूबॉर्न की केयर करेंगे, तो बच्चा अच्छे से ग्रो होगा। और ये जो टाइम होता है बच्चे का अप टू 2 इयर्स का, ये ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन ब्रेन का 80% डेवलपमेंट जो है वो अप टू 2 इयर्स हो जाता है। जो न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस बनने होते हैं, वो अप टू 2 इयर्स बन जाते हैं। तो इस पीरियड में, ये डेवलपिंग ब्रेन के पीरियड में अगर हमने बच्चे को अच्छे से केयर दी है, गुड वेट गेन है, न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया है, 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट मिल्क पिलाया है, उसके बाद प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट किया है, सारे वैक्सीनेशंस लगवाए हैं, इन्फेक्शन से बचाया है बच्चे को, तो उसके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव होता है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है बच्चे का। और आगे जाके बच्चे को, जो हम बोलते हैं ना कि कुछ ब्रिलियंट बच्चे हैं, बहुत कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड है, तो जो हमारा बचपन में जैसा ब्रेन का ग्रोथ हुआ है, जैसा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो हमारी आगे की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में ऑलरेडी ज्योति आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। आशीष सेन जी उनका पूछना है कि न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन के बारे में आप उनको कुछ जानकारी दे सकें तो दे दीजिए। और उनका क्वेश्चन है कि बच्चों में स्ट्रोक हो सकता है क्या, और न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में उनको जानकारी। अच्छा, न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो है वो बेसिकली न्यूमोकॉकस के अगेंस्ट हमने बनाया है। न्यूमोकॉकस जो है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है, जो लंग्स में भी इन्फेक्शन करा सकता है, ब्रेन में भी इन्फेक्शन करा सकता है। निमोनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है न्यूमोकॉकस। और मेनिंजाइटिस में भी न्यूमोकॉकस का पाया जाता है। बच्चों में बहुत कॉमन सेप्सिस मिलती है न्यूमोकॉकस की। तो जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, पीसीवी के नाम से अब नेशनल इम्यूनाइज़ेशन में भी इंक्लूड हो गया है। इसमें जो पीसीवी है वो 6 वीक्स पे लगता है पहला डोज़ बच्चे को, उसके बाद 14 वीक्स पे लगता है। मैं नेशनल इम्यूनाइज़ेशन बता रही हूँ, जो कि सारे सरकारी अस्पतालों में दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे आईएपी का वैक्सीनेशन फॉलो होता है। वहाँ की जो डोजिंग है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो अलग होती है। तो नेशनल इम्यूनाइज़ेशन के अकॉर्डिंग 6 वीक्स पे हम पहला पीसीवी का वैक्सीन लगाते हैं, उसके बाद 14 वीक्स पे लगाते हैं, और फिर एक पीसीवी का बूस्टर मिलता है 9 मंथ्स पे। तो ये बच्चों को कई सारी निमोनिया
ब्रेन के इन्फेक्शंस, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। इसके बाद में न्यूमोकोकल वैक्सीन हम वहाँ भी प्रेफ़र करते हैं जो हाई रिस्क बच्चे होते हैं। जैसे कि यहाँ जबलपुर बेल्ट में बहुत कॉमन है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो जो हेमोलिटिक डिजीज़ वाले बच्चे होते हैं, जिनको खून टूटने की बीमारी होती है, जिनको स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ है, कोई भी कंजेनाइटल डिज़ीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, तो आगे जाके न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है हम उनको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि स्प्लीन जहाँ इन्वॉल्व होती है, तो जो न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वो और ज़्यादा प्रोन हो जाता है उन इंडिविजुअल्स में। तो ये जो हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं, उनमें भी हम न्यूमोकॉकल वैक्सीन देते हैं। और सेकंड अ, क्वेश्चन उनका था कि बच्चों में स्ट्रोक होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है, स्ट्रोक हो सकता है बच्चों में। अम, इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। एक तो कोई अगर हेमोलिटिक डिजीज है ना, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज है जिसके कारण कि ब्रेन में जाके थ्रोम्बोसिस हो रहा है, इस्चीमिया हो रहा है, तो स्ट्रोक हो सकता है। फिर दूसरी चीज बहुत कॉमन हमारे इंडिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक इम्पॉर्टेंट कॉज है स्ट्रोक का बच्चों में। ट्यूबरकुलोसिस के जो बच्चे आते हैं जिनको दिमाग का टीबी हो चुका है, ब्रेन का टीबी हो चुका है, तो वो हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि किसी एक पार्ट की वीकनेस हो गई है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, या झटके आ रहे हैं, बहुत दिनों से फीवर है, तो वो भी एक कारण है इंडिया में स्ट्रोक का। फिर तीसरी चीज है कि अगर कोई कंजेनाइटल अनोमली है, तो उसके कारण भी ब्रेन में इस्केमिक चेंजेस आ सकते हैं ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों में उसके कारण भी हेमिपेरेसिस, हेमिप्लेजिया मिल सकता है। ये स्ट्रोक बहुत कॉमन है बच्चों में, तो मिलता है। और भी कोई अगर इंजरी हो गई है तो उसके कारण मिल सकता है। फिर ब्रेन की वेसल्स में अगर कुछ डिजीज हो गया है, कोई कार्सिनोमा हो गया है, या जैसे एबनॉर्मल वेसल्स बनी हुई हैं, तो उसके कारण भी बच्चों में स्ट्रोक मिल सकता है। हाँ मैम, मैं ज्योति मैडम से मेरा क्वेश्चन था कि मैम आजकल न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक नॉर्मल पर्सन जिसकी पहुंच एक अच्छे पीडियाट्रिक्स तक नहीं है या एक नियोनोटोलॉजिस्ट तक नहीं है, तो अगर वो कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाता है या कोई करता है, तो उसको किस तरीके से जो है इसका पैरामीटर निर्धारित करना चाहिए, कई लोगों के पास अवेयरनेस की बहुत कमी है। और न्यूमोकोकल जो है, आप क्या बेस्ट सजेशन देंगे, क्योंकि अभी जो है इस्केमिक चेंजेस इन ब्रेन और ब्रेन फॉगिंग, ये सब चीजें जो है बढ़ रही है आफ्टर कोविड। तो आप थोड़ा सा गाइडलाइन करें मैम। देखिए, हमें सरकार ने इतनी सारी सुविधा दी है कि एक जनरल पॉपुलेशन को, कोई बड़े नियोनेटोलॉजिस्ट, किसी को प्राइवेट में उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी शेड्यूल है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है, उसमें बच्चों को होने वाली सारी कॉमन डिजीजेस के सबके वैक्सीन्स इंक्लूड करके रखे हैं उस शेड्यूल में। अगर आप पूरा फॉलो करेंगे, बर्थ से लेके और 10 साल तक, इनफैक्ट उसके बाद भी, तो अगर पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, तो लगभग लगभग सारी ही बीमारियां आपकी कवर हो जाएंगी। और जहां तक बात है न्यूमोकॉकल वैक्सीन की, तो वो भी हमारे सरकारी शेड्यूल में इंक्लूडेड है। आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और ना परेशान होने की जरूरत है। हेलो मैम, मतलब जो बेस्ट वैक्सीनेशन ऑफ न्यूमोकोकल एट दिस टाइम, तो वो थोड़ा सा आपसे नाम सजेशन चाहता था मैं। बहुत सारे आते हैं, न्यूमोवैक्स करके आता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, न्यूमोसेल आता है। एक्चुअली जो वैक्सीन अवेलेबल होता है गवर्नमेंट स्कीम में वो भी इक्वली इफेक्टिव है और उसमें ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो आप अलग से खरीदे तो वो सिमिलर ही वैक्सीन है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ लगवा रहे हो। मेन होता है कि जो शेड्यूल है उसको फॉलो करना है और सारे वैक्सीन लगवाने हैं, उनको मिस नहीं करना। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जो न्यू मदर्स रहती हैं, उनको नहीं पता होता है कि 6 महीने के बाद हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, 6 महीने का बच्चा हो गया है, उसके बाद उसकी नीड्स बढ़ गई हैं, तो सिर्फ़ मिल्क से जो है सफिशिएंट नहीं रहेगा उसके लिए सिर्फ़ मिल्क। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं मूँग की दाल से। मूँग की दाल अच्छे से मैश की हुई, घुटी हुई दाल, वो बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बच्चे का जो गट है, वो मूँग की दाल क्योंकि ईज़िली डाइजेस्टिबल होती है,
तो उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो दालें हैं, तुअर की है, वो सब हमें बाद में 1 ईयर के बाद, बट अभी हम मूँग की दाल से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बच्चे को दलिया दे सकते हैं, दूध दलिया, बनाना मैश करके दे सकते हैं। जो भी फ्रूट्स हम मैश करके दे पाएँ, जो बच्चा ईज़िली खा पाए, वो हम दे सकते हैं। उसके बाद खिचड़ी खिला सकते हैं, वो भी अच्छे से घुटी हुई। फिर हम सूजी खिला सकते हैं, सूजी का हलवा, सूजी का उपमा, ये सब सब बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा हम जो है फ्रूट्स हो गया, फिर अम, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सेरेलैक भी देना इम्पोर्टेंट है, बट सेरेलैक का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि और चीज़ों से हम वेट गेन नहीं कर सकते। नॉर्मल लोगों को जहाँ वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे को जो भी खिला रहे हैं, दलिया, खिचड़ी, दाल खिला रहे हैं, तो उसमें घी डाल के खिला सकते हैं। बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छा होगा। दूध दलिया खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को मिल्क में मिला के खिला सकते हैं। तो ये एक सेरेलैक की तरह ही काम करता है। फिर तीसरी चीज़, जो मखाने होते हैं, उनको घी में रोस्ट करके उसका पाउडर बना के बच्चे को खिला सकते हैं, ठीक है? फिर बॉइल्ड आलू, आलू को उबाल के, शकरकंद को उबाल के, इन सब चीज़ों से बच्चों का वेट गेन बहुत अच्छा होता है और कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। फिर धीरे-धीरे जैसे बच्चा 1 साल से ऊपर होता है, तो वो फैमिली के साथ खाने लगता है, थोड़ा-थोड़ा रोटी, सब्ज़ी सब खिला सकते हैं, और 2 साल के बाद तो जो हम खा रहे हैं हमारी प्लेट में, वैसा ही बच्चे को भी खिलाना है। और इनिशियली बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने फीड कराना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट की है 6 महीने पर, तो एकदम से वो बहुत नहीं खाएँगे। तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा खाता नहीं है, खाता नहीं है। तो उसके लिए फिर वो अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन दिखाना, जो कि बहुत गलत है। बच्चे को फ़ोन में एंगेज करके वो खिलाते रहते हैं कुछ-कुछ, तो फिर उसकी आदत ऐसी हो जाती है, स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है। ये हैबिट नहीं डालनी है स्टार्टिंग से ही। फिर दूसरी चीज़ कि इनिशियली बच्चे को खाना खाना सीखने में भी टाइम लगेगा, अडैप्ट होने में टाइम लगेगा। तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत बार खिलाना पड़ेगा, दिन में 10 बार भी खिलाना पड़ेगा, 2-2 चम्मच खाएगा एक बार में, लेकिन गिव अप नहीं करना है उस टाइम पे। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं खाता है करके छोड़ देते हैं। वो नहीं करना। फिर तीसरी चीज़, जो बाहर की अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, चिप्स है, कुरकुरे है, ये वाली जो पैकेट वाली चीज़ें हैं, जो बच्चे को देखने से अट्रैक्ट करती है, उनके पैकेट्स इतने कलरफुल होते हैं कि वो बाहर जाएगा तो बोलेगा कि ये खाना है। बट ये आप पे डिपेंड करता है, आपको ये सब चीज़ों की आदत डालनी ही नहीं है। क्योंकि बच्चा जब अगर एक पैकेट चिप्स खा लेगा, तो उसका पेट भर गया, ना उसको न्यूट्रिशन मिला है, ना कोई प्रोटीन, ना कोई कैलोरी, कुछ नहीं। बस उसका पेट भर गया है, फिर वो घर का न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाएगा। उसको ना टेस्ट पसंद आएगा, ना उसको अपीयरेंस पसंद आएगा, कुछ भी नहीं। तो हमें हमेशा मतलब शुरुआत से ही स्टार्ट ये प्रैक्टिस रखनी है कि बच्चे को बाहर का नहीं दें, घर का जितना हो सकता है। थोड़े बड़े जब टॉडलर्स हो जाते हैं बच्चे, 2-3 साल के हो जाते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं खाने में। तो उसके लिए फिर हमें खाने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, बहुत ऐसे कलरफुल से यूटेंसिल्स यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को जो अट्रैक्ट करे, जिससे बच्चा खाए। तो बेसिकली यही है कि आप धीरे-धीरे करके स्टार्ट करें, लेकिन बाहर का कुछ भी खाने का आदत नहीं डालें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के वेट गेन के लिए। पीनट्स यूज़ कर सकते हैं बच्चे के वेट गेन के लिए। पीनट्स को हम सेक के, उसका पाउडर बना के, जो भी हम खिला रहे हैं, दलिया, खिचड़ी, दाल-चावल जो भी, उसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए, उसकी कैलोरी और प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। तो बच्चा अगर थोड़ा भी खा रहा है, 2 चम्मच भी खा रहा है, तो उसको प्रोटीन और कैलोरी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ज्योति, मेरा भी पैकेट एक जूस। क्वेश्चन है कि आजकल हुँ। बहुत कॉमनली एक चीज मतलब सोशल मीडिया और उसके थ्रू प्रोपगेट हो रही है कि छोटे बच्चों को मतलब न्यू बॉर्न 2 साल तक बच्चों को शुगर और सॉल्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या एडवाइस करोगे? देखिए, ऐसा है कि 8 टू 9 मंथ्स तक तो बच्चे के वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बड्स डेवलप होते नहीं हैं। तो अप टू 1 ईयर तो आप सॉल्ट एंड शुगर वो अवॉइड करना है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, 1 ईयर के बाद आप सब इन्वॉल्व करके खिला सकते हैं, सॉल्ट एंड शुगर भी। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, या इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में 1 मतलब ईयर मैं तक देखती 8 हूँ टू 9 मंथ्स। बहुत सारे वीडियोस आते हैं और फिर वो पेरेंट्स आके हम गायनेक्स पे हमसे भी पूछते हैं कि उसमें मतलब बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है कि शुगर देना ही नहीं है बच्चे को, सॉल्ट देना ही नहीं है। बट मतलब इसमें कितना ट्रूथ है? बिकॉज बिल्कुल ही कोई चीज बिना शुगर और बिना सॉल्ट के देना
वो कितना सही है, मतलब दैट वही पूछना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है या हमें भी ऐसा नहीं बताया गया है या हम भी ऐसा एडवाइस नहीं करते हैं कि आप 2 साल तक बिल्कुल सॉल्ट या शुगर नहीं दो, आप बिल्कुल दे सकते जो गोल्डन 1000 डेज के संदर्भ में सरकार प्रोग्राम चलाती है, जो 2 साल तक लगभग पूरे होते हैं, और बच्चे का जो पोषण है, जैसे अभी डॉक्टर ज्योति बोल रही थी कि दिमाग की जो विकास है 80% हो जाती है। इस संबंध में क्या सावधानियों की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा क्रूसियल है इस देश के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि हमारा बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या बिल्कुल। बोलना चाहेंगे, देखिए एकदम और कैसे रखें एकदम इसमें सही बात टीकाकरण, है। ठीक से पोषण, वजन बढ़ना और उनका आपस में क्या संबंध देखिए, ये एकदम सही बात है कि जो फर्स्ट 1000 डेज़ होते हैं बच्चे के, इसमें एक्चुअली जो जेस्टेशन वाला टाइम है, जो प्रेगनेंसी वाला टाइम है, जब बच्चा अंदर है, तो वहाँ से लेके और अप टू 2 इयर्स ऑफ एज, वो पूरा हम काउंट करके गोल्डन 1000 डेज़ बोलते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत होती है प्रेगनेंसी से ही। उस टाइम पे मदर का न्यूट्रिशन कैसा रहा है, मदर की मेंटल हेल्थ कैसी रही है, स्ट्रेस तो नहीं है, कोई दूसरा स्मोकिंग, अल्कोहल या वैसी कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, मदर की इलनेस प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे को अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी, अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ होता है या मदर का न्यूट्रिशन सही नहीं है, मदर को खून की कमी है, तो ये सब बच्चे के वजन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चे का वजन ही कम है या प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो गया है, मतलब 9 महीने के पहले ही पैदा हो गया है, ठीक है? तो बच्चे का वहाँ से ही वो जो है ब्रेन का डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है। बच्चे में ही अगर खून की कमी है, न्यूबॉर्न में ही ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है या मदर के इन्फेक्शन के कारण बच्चे को भी इन्फेक्शन हो गया है, तो वहीं से उसका जो ब्रेन है, उसमें इफ़ेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की इलनेस, मदर की हेल्थ, मदर का मेंटल स्टेटस, सब कुछ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है उसके होने वाले बच्चे को। फिर उसके बाद में जब बच्चा पैदा हो गया है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में सारी चीज़ें हैं ब्रेन ग्रोथ के लिए, डीएचए है बहुत सारा, मदर की एंटीबॉडीज़ हैं जो उसको इन्फेक्शन से बचाएगी, डीएचए है जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ है। तो अप टू 6 मंथ्स बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में कुछ टाइम फ़ॉर्मूला पिलाते हैं। फ़ॉर्मूला मदर के मिल्क से 90% बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मदर्स के मिल्क के से रिज़ेम्बल हो। बट बहुत सारे लोग इनिशियली पिला लेते हैं फॉर्मूला मिल्क, उसके बाद स्विच हो जाते हैं काऊ मिल्क पे या गोट मिल्क पे। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। काऊ मिल्क और गोट मिल्क में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये जो बच्चे कंज़्यूम कर रहे हैं, इनमें भी फॉलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन बच्चों को समय पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं मिला है, जैसे कुछ हमारे यहाँ बच्चे आते हैं काफ़ी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले, ज जहाँ 6 महीने से स्टार्ट करना था, वो 8, 9 महीने, 12 महीने तक भी उनके पेरेंट्स ने स्टार्ट नहीं किया है। तो उनका पूरा फिज़िकल ग्रोथ भी रुक गई है वहीं पे, मेंटल ग्रोथ भी रुक गई है, पूरे डेवलपमेंट्स डिले हो गए हैं। डेवलपमेंट माइलस्टोन्स डिले होना मतलब जो बच्चा 6 महीने में बैठना चाहिए, 8 महीने में विदाउट सपोर्ट बैठना चाहिए, 1 साल में खड़ा होके 2-4 कदम चलना चाहिए, तो वो सब पीछे रह जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग सही समय पे, सही अमाउंट में, सही चीज़ें शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो वैक्सीन्स हैं, अप टू 2 इयर्स के वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बर्थ से लेके सारे वैक्सीन्स लगना, क्योंकि ये आपको जो हमारे आस-पास है अधिकतम बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो अगर अप टू 2 इयर्स, फिर और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी के मॉडर्न पेरेंट्स के इसमें हमें देखने मिलता है कि बच्चे स्क्रीन बहुत जल्दी, पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफ़ोन, घर में चल रहा है टीवी, इतने सारे स्क्रीन्स बच्चे के आस-पास है, तो वो खुद भी स्क्रीन के लिए बहुत क्रेव करता है। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही मतलब 2 इयर्स के पहले आइडियली हम लोग
जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चे का, ना टीवी, ना कोई टेलीफोन, मतलब ना कोई फ़ोन, ना टैब, कुछ भी नहीं, 0 स्क्रीन टाइम हम रिकमेंड करते हैं। बट अब जो बच्चे हैं, अगर वो जल्दी 2 साल के पहले ही स्क्रीन देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उनकी जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। प्लस उनके अप टू 2 इयर्स जो भी उनके लैंग्वेज बनना है, लैंग्वेज वाला सेंटर डेवलप होना है, स्किल्स वाला सेंटर डेवलप होना है, लर्निंग वाला सेंटर डेवलप होना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अ, गिरावट देखी गई है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, या जिनका न्यूट्रिशन कम होता है, या जिनका पैदा होने के वक़्त पे कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ होता है, या एनआईसीयू में एडमिशन की हिस्ट्री होती है, या फिर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो अप टू 2 इयर्स मैं बोलूँगी कि 0 स्क्रीन करना है बच्चे के लिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है, सारे वैक्सिनेशंस लगवाने हैं, कंप्लीट करना है वैक्सिनेशन। नेशनल इम्यूनाइज़ेशन में जो इंक्लूडेड हैं, उसके अलावा प्राइवेट में जाके एडिशनल वैक्सीन्स भी लगवा सकते हैं। फिर चौथी चीज़, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, जो ऐसा बोलते हैं कि जो न्यूबॉर्न है कच्ची मिट्टी है, वो आप अपने हिसाब से उस बच्चे को जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। तो इनिशियल 2 इयर्स में है 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, तो आप उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देके, एक लविंग एनवायरनमेंट देके, अच्छे से स्टिमुलेशन देके, सेंसरी, मोटर सारी चीज़ें सिखा के, आर्टिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व करके जो है वो ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। सबको नमस्ते। मेरा भी एक नमस्ते। क्वेश्चन है डॉक्टर ज्योति कि 6 जी। वीक्स तक कोई भी माँ को ना तो सब्जी देता है, टमाटर नहीं देगा, मटर नहीं देगा, कोई भी सब्जी नहीं देता, कभी कभी देते तो लौकी देते, और कोई बेसन की चीज नहीं देंगे, कोई दही की चीज नहीं देंगे। ये कहते हैं कि उनको कोल्ड हो जाएगा या उनका पेट, बच्चे का पेट दुखेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि मदर अगर बेसन, टमाटर या कोई और सब्जी खाती है तो बच्चे पे कोई इफेक्ट होगा। ये तो एक मिथ ही है, जो मदर की डाइट को इतना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जबकि डिलीवरी के बाद मदर को लैक्टेशन के लिए, मतलब ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, जो उसका नॉर्मल रूटीन है। अब आप दूध दलिया से कैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज बना लेंगे? वो मदर के लिए खुद ही इनसफिशिएंट रहेगी। तो ये है कि मदर को हेल्दी फूड देना है, उसमें कोई ये नहीं है कि ये सब्जी नहीं देना या वो बच्चे को सब्जी कोई नहीं देना, प्रॉब्लम नहीं सब होगा, देना है, उसको फ्रूट देने से देना बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। उन लोग बच्चों को कुछ कोई समझते हैं, माँ प्रॉब्लम को नहीं है, दिया है तो। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इसलिए मतलब नहीं, पूरी नहीं, बच्चे कंप्लीट को बस डाइट एक उनको भी चीज़ से देना चाहिए। मतलब है, हाँ। कंप्लीट डाइट उनको देना है। ओके। इनफैक्ट अगर वो 3 मील्स खाती है तो उनको 4 मील्स दीजिए, 500 किलो कैलोरी अरे एक्स्ट्रा तब देनी है मदर को।